नमस्ते और वेलकम। आज हम एक बहुत ही खास सफर पर चलने वाले हैं। अ जर्नी डीप इनटू द हार्ट ऑफ मिडीवियल कश्मीर्स पावरफुल एंड ड्रामेटिक हिस्ट्री। ये कहानी है राजाओं की, रानियों की, अजीम तामीरात की और संघर्ष की। तो चलिए देखते हैं कि आज के सफर में क्या क्या है। हम शुरुआत करेंगे कश्मीर के शक्तिशाली राजवंशों से, फिर कारकुटा डायनेस्टी के सुनहरे दौर को एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम उत्पाले डायनेस्टी के निर्माण और संघर्ष को देखेंगे। फिर मिलेंगे एक जबरदस्त आयरन क्वीन से और आखिर में उनकी विरासत और उसके बाद फैली एनार्की को समझेंगे। सो द स्टेज इज सेट। देखिए, मेडिवल कश्मीर सिर्फ एक जगह नहीं थी। ये एक ऐसी जमीन थी जहां बड़ी बड़ी विरासतें बनी और न जाने कितनी कहानियां दफन हो गईं। हमारा फोकस आज 3 मेन एक्ट्स पर है: द करकोटा डायनेस्टी, द उत्पला डायनेस्टी एंड ऑफ कोर्स एक ऐसी क्वीन जिसने अपना नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। हमारी कहानी शुरू होती है करकोटा डायनेस्टी से, जिसे अक्सर कश्मीर का गोल्डन एरा या सुनहरा दौर कहा जाता है। ये वो वक्त था जब पावर, कल्चर और आर्किटेक्चर अपने चरम पर थे, एक ऐसी शानदार लेगेसी की नींव रखते हुए जिसे आज भी याद किया जाता है। तो इस सुनहरे दौर के हीरो कौन थे? इसकी शुरुआत की दुर्लभावर्धन ने, जिन्होंने पिछली गौंदारा डायनेस्टी में शादी करके अपने राज को लेजिटिमाइज किया। व्हाट अ स्मार्ट पॉलिटिकल मूव, राइट? उनके बाद आए ललितादित्य, इस डायनेस्टी के सबसे महान राजा, जिन्होंने दुनिया भर में मशहूर मार्तन सन टेम्पल बनवाया। और फिर जयापीड़ा ने इस विरासत को बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज और स्टैचूज बनवाकर आगे बढ़ाया। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो है उनके विजन का स्केल। जरा सोचिए, एक तरफ ढेर सारे विष्णु मंदिर बन रहे हैं और दूसरी तरफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और इन सब के बीच द लेजेंडरी मार्तंड सन टेम्पल, पोस्ट गुप्ता आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस। ये एक ऐसा दौर था जहां वैष्णविज्म और बुद्धिज्म दोनों फूल फल रहे थे। कश्मीर की ऐसी ही शानदार कहानियां सुनने के लिए जस्ट लिसन जम्मू एंड कश्मीर को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये कहानियां ही कश्मीर के इतिहास को इतना खूबसूरत बनाती हैं। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सुनहरे दौर का एक अंत होता है। बाय 855 एडी करकोटा डायनेस्टी का राज खत्म हो चुका था। उनकी लेगेसी जिंदा रही, पर कश्मीर की पॉलिटिक्स में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। एक नई ताकत उभर रही थी, दी उत्पाला डायनेस्टी। और इसी के साथ हम अपने अगले चैप्टर में आते हैं। उत्पाला डायनेस्टी की कहानी के 2 पहलू हैं। एक तरफ एक ब्रिलियंट शुरुआत जिसमें इनोवेशन और कंस्ट्रक्शन भरा हुआ था, और दूसरी तरफ लालच, आपसी झगड़े और आखिर में डिक्लाइन। और ये कॉन्ट्रास्ट आपको यहाँ बिल्कुल साफ दिखेगा। एक तरफ है अवंतीवर्मन, इस डायनेस्टी के फाउंडर। उन्होंने अवंतीपुर शहर बसाया, फ्लड्स रोकने के लिए सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज एंड इरिगेशन सिस्टम्स बनाए और कई मंदिर बनवाए। उनका दौर इनोवेशन का दौर था। और दूसरी तरफ उनके सक्सेसर शंकरावर्मन, भले ही उन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स जीते, पर उन्होंने अपनी ही जनता पर भारी भरकम टैक्स लगा दिए। उनका लालच ही उनके डाउनफॉल का कारण बना। तो हुआ ये कि शंकरावर्मन के बाद सब कुछ बिखरने लगा। पावर के लिए झगड़े, छोटे छोटे शासनकाल और लगातार इंस्टेबिलिटी ने उत्पाला डायनेस्टी को अंदर से बिल्कुल कमजोर कर दिया। जल्द ही ये डायनेस्टी कोलैप्स हो गई और कश्मीर में एक डेंजरस पावर वैक्यूम छोड़ गई। और इसी केओस के बीच से एक ऐसी शख्सियत उभर कर आई जिसे इतिहास ने कैथरीन ऑफ कश्मीर का नाम दिया। कौन थी वो, और इस तूफान के बीच में वो पावर में कैसे आई? मिलिए क्वीन दिद्दा से, एक ऐसी रानी जो फिजिकली डिसेबल्ड थी, लेकिन उनकी विल और उनका इंटेलेक्ट बिल्कुल लोहे जैसा था। इस उथल पुथल के दौर में उन्होंने न सिर्फ पावर हासिल की, बल्कि लगभग 50 साल तक कश्मीर पर एक आयरन फिस्ट से राज किया। तो इतिहास उन्हें कैसे याद रखता है? एक ऐसी रूलर जिनके पास कमाल की पॉलिटिकल समझ थी। शी वॉज अ मास्टर ऑफ मैन्युपुलेशन और अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। और ये सब उन्होंने अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी के बावजूद हासिल किया। तो उन्होंने ये सब किया कैसे? चलिए देखते हैं उनके स्टेप्स। सबसे पहले वो अपने बेटे अभिमन्यु की रीजेंट बनी, यानी उसके नाम पर असल में वो ही राज कर रही थी। फिर उन्होंने अपने दुश्मनों को, यहाँ तक कि अपने पति के भतीजों को भी बेरहमी से रास्ते से हटा दिया। पावर पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए उन्होंने अलायंसेज और रिश्वत दोनों का इस्तेमाल किया। और आखिर में उन्होंने गद्दी अपने भतीजे को दिलवाई, जिसने आगे चलकर अगली डायनेस्टी की शुरुआत की, द लोहाराज। जिद्दा के राज ने स्टेबिलिटी तो जरूर लाई, लेकिन ये एक नए दौर की शुरुआत भी थी। उनकी विरासत ने कश्मीर को एक नए रास्ते पर डाल दिया,
एक युग खत्म हो रहा था और दूसरा शुरू होने वाला था। तो आगे क्या हुआ? दिड्डा की मौत के बाद उनके नेफ्यू ने लोहारा डायनेस्टी शुरू की। लेकिन जब वो डायनेस्टी 1172 में गिरी तो कश्मीर 2 सदियों की एनार्की यानी अराजकता में डूब गया। ये केओटिक दौर 1339 में जाकर खत्म हुआ, जब शाह मीर ने उस वक्त की रानी क्वीन कोटा को गद्दी से हटा दिया, और इसी के साथ कश्मीर में एक लंबे अरसे के लिए हिंदू शासन का अंत हुआ। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, किसी रूलर की लेगेसी, उनकी विरासत को आखिर क्या चीज़ डिफाइन करती है? वो बनाते हैं, जैसे ललित आदित्य का शानदार मंदिर, या फिर वो चीज़ें जो वो पावर में रहने के लिए मिटा देते हैं, जैसे क्वीन डिड्डा ने किया? सोचने वाली बात है ना?